तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखने वाले हैं सुगम विज्ञान का चैप्टर नंबर 14। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। इस चैप्टर का नाम हो जाता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अगले वीडियो के लिए आप कमेंट जरूर से कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि विद्युत परिपथ क्या है। तो विद्युत परिपथ क्या है, तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, मतलब जिस भी पथ से विद्युत धारा का प्रवाह होगा ना, वो बोलेंगे उसको हम लोग विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, जैसे कि ये हमारा नीचे भी फिगर दिया हुआ है, तो ये सब विद्युत परिपथ हुआ। ठीक है, तो यही सब हमारा विद्युत परिपथ हुआ। ये हमारा जैसे कि विद्युत परिपथ है, ये आपका खुला विद्युत परिपथ है और इसको अगर हम लोग इस प्रकार से जोड़ देंगे, ये जुटा हुआ रहेगा तो ये बंद परिपथ होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है ये। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाह होगा उससे हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। अब हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बंद और खुले परिपथ से आप लोग क्या समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे जो आंसर है ये है हमारा कि जो परिपथ कहीं से टूटा हुआ हो खुला परिपथ कहलाता है, तथा जो परिपथ कहीं से टूटा नहीं हो बंद परिपथ कहलाता है। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये हमारा जो परिपथ है वो खुला है, अगर ये मतलब कि यहाँ पे ज्वाइंट होता तो ये हमारा बंद परिपथ होता। ठीक है, ये यहाँ पे एक बैटरी है और यहाँ पे बल्ब है। तो अगर इस प्रकार से यहाँ पे विद्युत धारा आएगी और यहाँ पे जाएगी, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे मतलब इसका जो पथ है वो पूरा नहीं होता, इस वजह से यहाँ पे बल्ब, ये जो बल्ब है वो बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है ना। अगला है अपना आपका क्वेश्चन कि परिचित्र यानी कि जो टेस्टर है वो क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि परिचित्र एक यंत्र है जिससे हम किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की जांच करने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, तो प्रवाह की जांच करते हैं, जैसे कि हमारा जो हम लोग देख रहे हैं ये वाला फिगर। ठीक है, तो एक टेस्टर, यहाँ पे एक सेल है जिसके द्वारा हम लोग पता करेंगे कि जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से एक खुला तार है यहाँ पे और इस तरीके से आया है बल्ब में, और यहाँ से ये जो आया है ये खुला तार है। ठीक है, अब हम लोग इसको अगर हम लोग इसको आपस में कनेक्ट करेंगे तभी ये बल्ब बढ़ेगा। ठीक है, अन्यथा ये बल्ब नहीं बढ़ेगा। तो ये एक टेस्टर की तरह है, अगर हम लोग इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे तो ये बल्ब बढ़ेगा, या मतलब हम लोग जांच कर रहे हैं इसकी विद्युत धारा के प्रवाह को। ठीक है, तो ये कनेक्ट रहेगा तो ही यहाँ पे प्रवाह होगा। ठीक है, और हम लोग आगे देखेंगे ऐसे कई सारे एग्जाम्पल, कई सारे आपका जो परीक्षण किया गया है आपके बुक में, तो आप लोग उसको देखें। अब साथ में इस वीडियो में भी हम लोग समझेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सुचालक है और कौन कुचालक है। तो कुचालक सिंपल सी बात है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, और सुचालक जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में मतलब कुछ दिया हुआ है, कांच है, तांबा है, चांदी है, शुद्ध जल है, रबर है, नमक का विलयन, कागज और मानव का शरीर है। ठीक है, तो इसमें से आपको देखना कौन सा सुचालक है कौन सा कुचालक है। तो उत्तर है कि यहाँ पे तांबा, चांदी, नमक का घोल, मानव शरीर विद्युत का सुचालक है। क्योंकि तांबा धातु है, चांदी भी धातु है, नमक का घोल जो है ना, क्योंकि उसमें नमक का घोल है इसलिए वो क्या है, सुचालक है। शुद्ध जल जो होता है वो कुचालक होता है क्योंकि वो शुद्ध है। अगर उसमें कोई भी चीज़ मिला हुआ जैसे नमक का घोल हो या फिर कोई क्षार हो या फिर आपका अम्ल हो तो वो सुचालक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो अगला ये तो हुआ सुचालक, तथा कांच, रबड़, कागज, शुद्ध जल, विद्युत का ये सब कुचालक होता है। ठीक है, और अगला आपका जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने के 3 मुख्य प्रभाव का उल्लेख करना है। तो यहाँ पर 3 जो मुख्य प्रभाव होते हैं, एक होता है उष्मीय प्रभाव, एक होता है चुंबकीय प्रभाव, एक होता है रासायनिक प्रभाव। उष्मीय प्रभाव भी हम लोग अभी देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग इस बारे में बात करेंगे। चुंबकीय प्रभाव जब भी हम लोग मतलब कि जिस भी ये तार है वगैरह, मतलब तार ही है, तो इससे अगर हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसको चारों ओर जो है ना एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र होता है। जैसे कि इसका भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ आपका जो सुई विक्षेपण होता है, हम लोग अभी स्क्रीन पर भी शो कराएंगे, इसको अभी बताते भी है। और यहाँ पे जो रासायनिक प्रभाव है एक अपघट्य होता है, जैसे कि हम आगे भी देखेंगे। तो उसमें जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो उसको तोड़ देता है, उसके बंध को तोड़ देता है। या फिर अगर हम लोग जल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो जल होता है उसका फॉर्मूला होता है H2O, तो इसको ये 2 भागों में तोड़ देगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रासायनिक प्रभाव। उसमें प्रभाव क्या होता है कि अगर ये जैसे कि यही वाला हम लोग उदाहरण लिए वाला, तो ये तो आपका पूरा नहीं है, यहाँ पे ये मतलब स्वतंत्र खुला है। ठीक है, ये तार ज्वाइंट नहीं है ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग इस प्रकार से कोई डिब्बी रखें, इस प्रकार से कोई जैसे कि आपका जो बोतल का होता है, और इसमें अगर हम लोग कोई घोल भर दे, जैसे नमक का घोल या फिर क्षारीय या फिर अम्लीय होगा, और इसमें अगर दोनों को डालेंगे इस प्रकार से, ये आपस में सटा हुआ नहीं हो, थोड़ा सा दूर हो, लगभग 1 सेंटीमीटर का, ज़्यादा भी दूर ना हो, तो ये जो बल्ब है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसमें प्रभाव के कारण ये जो है करंट है, जो विद्युत धारा है वो फ्लो होगा, मतलब कि ये मतलब प्रवाह होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा होता है उसमें प्रभाव। अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ के अवयवों को दर्शाने के लिए प्रतीकों का उपयोग क्यों किया जाता है। अवयव का मतलब जैसे कि ऊपर में भी देख रहे हैं बल्ब है, बैटरी है और बोर्ड वगैरह होता है, स्विच वगैरह। ठीक है ना, उसमें तो ये सब हमारा हुआ विद्युत परिपथ के अवयव। ठीक है, तो इसको दर्शाने के लिए प्रतीक का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसको वास्तविक रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि विद्युत परिपथ के अवयव का वास्तविक रूप में दिखाना असुविधाजनक है, इसलिए हम लोग प्रतीकों का उपयोग करते हैं, मतलब प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। और अगला आपका क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, 7वां परिपथ आरेख से आप क्या समझते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों की व्यवस्था उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाने वाले आरेख को हम लोग परिपथ आरेख कहते हैं। ठीक है,
इतना तो हो गया। अब हमारा जो 8वां नंबर क्वेश्चन है बोल रहा है कि जब किसी परिचित्र यानी जो टेस्टर होता है इसके स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, क्यों? क्योंकि उसमें चुंबकीय प्रभाव होता है। हमने बताया अभी जो विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो उसके चारों एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, चुंबकीय प्रभाव होता है, तो इसी के कारण वो सुई जो है विक्षेपित हो जाती है। सलाई का अंदर वाला होता है ना, जिसको बोलते हैं सलाई के अंदर में क्या होता है, जिसमें तीले वगैरह रहता है, उसको अगर हम लोग निकाल लें इस प्रकार से होता है तो, और इसके चारों ओर मतलब धातु लपेट दिया जाता है, और इसके एक सिरे में इस प्रकार से, अगर यहाँ पे बैटरी का एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है, दो सिरा होता है बैटरी का, मतलब दो टर्मिनल होता है, तो एक इस प्रकार से जोड़ देंगे और दूसरा को इस प्रकार से अगर हम लोग जोड़ें, दूसरे सिरे को इस प्रकार से जोड़ दें, ठीक है, और इस प्रकार से जोड़ दें, और इसके अंदर मतलब इसमें इस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो और इसके अंदर जो ये डिब्बा आपको दिख रहा है इसके अंदर एक सुई रहेगा, तो वो विक्षेपित होगा, क्योंकि यहाँ से करंट जाएगा, तो ये जो होता है मतलब चुंबकीय प्रभाव होता है, चुंबकीय प्रभाव के कारण जो उसका सुई है वो विक्षेपित हो जाएगा। आपको यहाँ पे फिगर में भी दिया हुआ, उसको पढ़ ले बुक में, आपको इसलिए समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो विक्षेपित होगा ही, क्योंकि जो चुंबक है वो लोहा है, तो उसके बीच में आकर्षण होता ही है, ठीक है, तो इस कारण वो विक्षेपित होगा। तो यही बोल रहा है कि जो ये डुबाते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, क्यों? तो यहाँ पे बता रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण, ठीक है, क्योंकि उसमें विद्युत धारा मतलब चुंबकीय प्रभाव होता है इसी कारण से। और अगला है जो ऐसे 3 द्रव्यों के नाम लिखे जिनका परीक्षण चित्र 14 जो है ना, मतलब 14.9 में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। तो 3 द्रव्य का नाम लिखना है, तो वो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि नींबू का रस, ठीक है, या फिर सिरका बोले, या फिर नमक का घोल, इसमें से किसी भी अगर हम लोग इसका घोल लेंगे और उसको हम लोग जो आपका जो क्या था वो प्रयोग है उसको अगर हम लोग करेंगे तो वो जो सुई है वो विक्षेपित होगा, जैसे कि इसी प्रकार से होता है, ठीक है, इसी प्रकार से होगा। अगर इसी को हम लोग सलाई का डिब्बा मान लें, ठीक है, और जैसे आप फिगर हम लोग यहाँ पे शो करा देंगे, उसमें तार इस प्रकार से लपेट रहेगा, एक सिरा को इस तरह से लाएंगे और दूसरा सिरा को इधर से लाएंगे, बल्ब नहीं होगा, ठीक है, तो ये दोनों स्वतंत्र सिरे अगर हैं, और इसमें अगर हम लोग इस प्रकार से जो क्या बोलते हैं बोतल का जो डिब्बा होता है, तो उसमें अगर हम लोग कोई भी घोल यहाँ पे नमक का घोल डाले, या फिर सिरका का, या फिर नींबू का, या फिर जो क्षार लवण होता है, तो अगर इस प्रकार से हम लोग परीक्षण करेंगे तो इसका जो इसके अंदर सुई होता है, जो सलाई का जो डिब्बा लिए थे उसके अंदर में एक सुई रखा हुआ रहता है, तो उसका जो है विक्षेपण होगा, ये किसके कारण होता है? चुंबकीय प्रभाव के कारण। यहाँ पे किस घोल का हमने यूज किया? 3 घोल का नाम बताना है चुंबकीय सुई जिससे विक्षेपित हो, ठीक है, तो बस यहाँ पे नींबू का रस, सिरका और नमक का घोल, तो ये हमारा 3 संकेत में दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो बोल रहा है कि गीले हाथों से विद्युत परिपथ के किसी भाग को छूना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि हम वो जो बिजली है मतलब जो विद्युत धारा है वो हमारे शरीर से होकर जाएगा, तो हमें करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो क्योंकि तरल पदार्थ सुचालक होता है जिससे हमें बिजली का झटका लगता है, इसलिए गीले हाथों से विद्युत परिपथ के किसी भाग को छूना नहीं चाहिए। क्योंकि ये अति लघु में तो हम लोग इतना छोटा, ये भी काफी बड़ा, बट इतना आंसर दे सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है विद्युत अपघट किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए विद्युत अपघट किसको बोलते हैं? तो चालक द्रव्य या विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर द्रव्य या विलयन में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे हम लोग विद्युत अपघट कहते हैं। दूसरा इसका डिफिनेशन है कि विद्युत अपघट उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा किसी रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करके उससे रासायनिक जो बंध होते हैं, यहाँ पे बंधों को, ठीक है, बंधों को तोड़ा जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे विद्युत अपघट। मतलब कि ये जो हमारा है ना, ये नीचे आपका फिगर भी दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें जो भी पदार्थ है, जो आपका तरल पदार्थ है, ये अपघट हो जाएगा, इसके बंधक को मतलब टूट जाएगा, इसका जो मतलब बंध है वो टूट जाएगा, यानी कि इसमें एक रासायनिक अभिक्रिया होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघट, ठीक है, अपघटन, ठीक है। उसके अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, विद्युत अपघटन से आप क्या समझते हैं? तो जिस द्रव विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जैसे ये द्रव विलयन है ना, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघटन होता है, तो इसी में होता है ना, तो उसे हम लोग विद्युत अपघट कहते हैं। यानी कि जिस द्रव विलयन में, इस द्रव विलयन में हुआ तो इसको हम लोग विद्युत अपघट बोलेंगे। और वैसे तो जो पदार्थ होता है ना, इसके अंदर जो पदार्थ होगा, जैसे अम्ल होगा या फिर क्षार होगा या फिर कुछ नमक का घोल होगा, ये सब जो पदार्थ है इसी को हम लोग विद्युत अपघट बोलेंगे, ठीक है। ये दूसरा डिफिनेशन में देखिए बोल रहा है विद्युत अपघट उन पदार्थों को कहते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उस पदार्थ को विद्युत चालक बनाता है, ठीक है। तो इसमें जो घोल होगा ना, जैसे जब घोलेंगे तो वो उसका जो आयन है वो टूट जाएगा प्लस और माइनस में, ठीक है। तो ये यही जो है इसको सुचालक बनाएगा, और इसी को हम लोग विद्युत अपघट बोलेंगे। आपका बुक के अनुसार ये डिफिनेशन है, ठीक है। तो ये हुआ। अब इसमें देखिए क्या होता है कि यहाँ पे 2 रड है, ठीक है, इसको हम लोग भी कुछ नाम होता है इलेक्ट्रोड बोलेंगे, इसमें से एक को एनोड एक को कैथोड बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। और इस जो बर्तन है, जिस बर्तन में ये किया जा रहा है ना, इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है। अब अगला जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड क्या है? तो वोल्ट मीटर के जिन टर्मिनल, ये जो हमारा वोल्ट मीटर है वह जिसमें हम लोग परीक्षण करें जो विद्युत अपघट हो रहा है जिस बर्तन में, तो इसमें जो 2 टर्मिनल है ये धातु का होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? ये मतलब जिस टर्मिनल से धारा विद्युत अपघट में प्रवेश करती है ना और बाहर निकलती है उन्हें इलेक्ट्रोड बोलते हैं। मतलब दोनों को बोलेंगे इलेक्ट्रोड है ये। और इसके जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि एनोड और कैथोड क्या होते हैं? तो जिस सिरे से विद्युत धारा विद्युत अपघट में प्रवेश करती है, यानी जो प्लस वाला होगा जिसको प्लस के साथ में जोड़ा जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग विद्युत, इसको मतलब क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे, ठीक है। उसे एनोड कहते हैं। अपघट में प्रवेश करने, जिस सिरे से विद्युत धारा विद्युत अपघट में प्रवेश करती है, अपघट का मतलब समझ रहे, वो जो घोल है, ठीक है,
उससे हम लोग एनोड कहते हैं। तो जिस सिरा से प्रवेश होगा तथा जिस सिरे से धारा बाहर निकलती है उसे कैथोड कहते हैं। और इसी पे जो जब ये टूटेगा तो उसका जो अवयव है वो इसी पे जमा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैथोड बोलेंगे। ये माइनस वाला सिरा के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, अब हमारा 15 है, ये बोला विद्युत लेपन से आप क्या समझते हैं। विद्युत लेपन से आप क्या समझते हैं, तो विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। निक्षेपित मतलब उस पर जमा करने की प्रक्रिया। जैसे आपने देखा होगा कुछ भी अगर लोहे वगैरह का कुछ भी बना हुआ है तो उस पर पीतल का पानी चढ़ा हुआ होता है या फिर सोना का पानी चढ़ा हुआ होता है, तो वो विद्युत लेपन है, विद्युत द्वारा जो किया हुआ था। तो यहाँ पे दूसरा डिफिनेशन क्लियर हो जाता है। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि विद्युत धारा द्वारा धातुओं पर लेपन करने की विधि। ठीक है, विद्युत धारा द्वारा, ठीक है, धातुओं पर लेपन करने की विधि को विद्युत लेपन कहते हैं। तो ये हमारा था 15 नंबर क्वेश्चन, और ये हमारा अति लघु क्वेश्चन जो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ पे वीडियो को एंड कर देते हैं और चैनल बनाए जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो अगर वीडियो नेक्स्ट चाहे तो भाई कमेंट जरूर से करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।